हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 38A जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से। देखिए, आज की इस वर्कशीट में हम प्रथम सत्र में आने वाले जो भी मानचित्र हैं भूगोल विषय में पाठ नंबर 3 और पाठ नंबर 4 से आपको कुछ मानचित्र आने हैं। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस हम इस वर्कशीट में करेंगे। इस वर्कशीट में देखा जाए तो कुल 3 मानचित्र हैं, वर्कशीट नंबर 38A, 38B और 38C। लेकिन इसमें हमने इनको क्या किया है, अलग अलग मानचित्रों में दर्शाया है। तो आप भी अपनी प्रैक्टिस के लिए कम से कम एक पूरा पैड ले लीजिए मानचित्रों का, जो कि ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप ना ले सकें तो कम से कम 10 भारत के राजनीतिक नक्शे ज़रूर ले लें, जिसमें प्रैक्टिस करके फिर अपने सर या मैम को उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं वो है मानचित्र कार्य पाठ नंबर 3, भारत के प्रमुख बांध। इन 8 बांधों की अगर आपने पहचान कर ली तो आप पेपर में जब भी आएंगे आप उसमें कभी भूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है। आखिर कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं कि भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर दर्शाए गए भारत के प्रमुख बांधों की पहचान कीजिए। तो हमारे कोर्स में केवल ये 8 बांध हैं जिनको हमें भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में दर्शाना है, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम पॉलिटिकल मैप। ठीक है, पहला जो है वो है सलाल, दूसरा भाखड़ा नांगल, तीसरा टिहरी बांध, चौथा राणा प्रताप सागर बांध, 5वां सरदार सरोवर बांध, 6वां हीराकुंड बांध, 7वां नागार्जुन सागर बांध और 8वां तुंगभद्रा बांध। अब ये कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन से राज्य में हैं, इनकी पहचान हम एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले है सलाल बांध जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद भाखड़ा नांगल बांध जो है आप देखेंगे वो पंजाब और हिमाचल की सीमा पर बना हुआ है। फिर इसके बाद है टिहरी बांध जो कि उत्तरांचल में उत्तराखंड में है। फिर इसके बाद राणा प्रताप सागर जो कि राजस्थान में है। फिर सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है। हीराकुंड बांध ओडिशा में है। उसके बाद नागार्जुन सागर बांध जो कि तेलंगाना में है और तुंगभद्रा बांध जो है वो है कर्नाटक में। तो इस तरह से ये 8 बांध भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर हमने दर्शाए। आप भी इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए, ये बहुत आसान है। मैंने इसलिए आपको बोला क्योंकि अगर आप पूरा पैड लेते हैं मानचित्रों का तो वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से हो जाएगी, ना केवल इस बार के लिए बल्कि जब मार्च में फाइनल पेपर होंगे उसके लिए भी। तो चलिए अब हम चल रहे हैं वर्कशीट नंबर 38B पर। तो अब हम कर रहे हैं अपनी वर्कशीट 38B, जिसमें हमें क्या करना है, ये है पाठ नंबर 4 भूगोल से जो कृषि वाला लेसन है उसमें हमने मानचित्र कार्य में क्या दर्शाना है, भारत के चावल एवं गेहूं उत्पादक राज्य, यानी वो राज्य दिखाने हैं जहां पर चावल उगाया जाता है और जहां पर गेहूं उगाया जाता है। तो हमने क्या किया है, इसको अलग अलग मानचित्रों में दिखा दिया ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि किन राज्यों में चावल का उत्पादन होता है और किन राज्यों में गेहूं का उत्पादन होता है। जैसे ये हमें दिखाना भी है कि भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर भारत के प्रमुख चावल एवं गेहूं उत्पादक राज्यों को दिखाइए। तो सबसे पहले हम चावल के उत्पादक राज्य कर रहे हैं। ठीक है, तो चावल के उत्पादक राज्य कौन कौन से, देखिए उत्तर प्रदेश का जो ये पूर्वी हिस्सा है ना, यहां पर चावल उगाया जाता है। बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों में असम में है, फिर झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है। खास तौर से जो हमारे प्लेन एरिया है, उत्तरी मैदान का जो मैदानी भाग है वो, फिर जो उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम और जितने भी हमारे तटवर्ती राज्य हैं जो तट के साथ लगे हैं वहां पर चावल का उत्पादन होता है। तो ये तो है ही है जिनको मैंने अभी आपको दिखाया कि आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी तटवर्ती राज्य हैं जो तट के पास राज्य हैं, यहाँ पर चावल की खेती बहुत अच्छे से होती है। उसके लिए जो अनुकूल भौगोलिक दशा चाहिए होती है वो भी होती है। तो इस तरह से ये चावल के उत्पादक राज्य हैं। अब हम गेहूं के उत्पादक राज्य जानेंगे। फिर है गेहूं के उत्पादक राज्य, देखिए जम्मू कश्मीर का ये वाला जो हिस्सा है ये, फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का जो हमारा ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर गेहूं होता है।
उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर गेहूं बहुत अधिक उत्पादन होता है इसका। फिर इसके बाद है मध्य प्रदेश। तो इन राज्यों में गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक होता है और जो प्रमुख उत्पादक राज्य भी हैं वो यही हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा जैसे मैंने इसको दिखाया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप भी अपने मैप की प्रैक्टिस इसी प्रकार करेंगे। अब इसके बाद हम चल रहे हैं वर्कशीट नंबर 38C की तरफ, जिसमें 6 हमारे मानचित्र हैं जिनको मैंने अलग अलग रूप से दर्शाया हुआ है। तो अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 38C, जिसमें हमें पाठ नंबर 4 कृषि से ही भारत के प्रमुख गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़, कपास और जूट उत्पादक राज्यों को भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर दर्शाना है। तो इस सब को हमने अलग अलग मानचित्र पे कर दिया ताकि आपको बहुत आसानी हो इसको समझने में। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं गन्ना के उत्पादक राज्य, यानी गन्ना कहाँ कहाँ पर किस किस राज्य में उगाया जाता है। देखिए, गन्ना एक नकदी फसल है, इसलिए ना केवल वो उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी और पश्चिमी भारत में भी उगाया जाता है। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी ये उगाया जाता है। तो इस तरह से इन सब राज्यों में गन्ना उगाया जाता है। अब हम अगली फसल की ओर चल रहे हैं। इसके बाद हम 2 पेय फसलों के बारे में बात करें। पेय का मतलब होता है पीने वाली। तो जिसमें सबसे पहले हम चाय के उत्पादक राज्य समझेंगे। तो चाय के उत्पादक राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल में 2 जगह हैं, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग। ठीक है, तो आप पश्चिम बंगाल भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर ऊपर की तरफ दार्जिलिंग है और जलपाईगुड़ी है जहाँ पर चाय उगाई जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में भी चाय उगाई जाती है। तो ये 4 राज्य हैं जो कि चाय के उत्पादक राज्य हैं। अब हम कॉफ़ी के उत्पादक राज्य समझेंगे। चाय की तरह कॉफ़ी भी एक पेय फसल है, ठीक है, और ये भारत के दक्षिणी राज्यों में ही उगाई जाती है। तो देखते हैं वो कौन से राज्य हैं। तो वो 3 दक्षिण के राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, जहाँ पर कॉफ़ी उगाई जाती है। और भारत में तो आपको याद है अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। अब इसके बाद हम रबड़, कपास और जूट फसलों के बारे में बात करेंगे जो कि एक रेशे वाली फसल है। ठीक है, सॉरी, रबड़ तो एक रेशे वाली फसल नहीं है, लेकिन जो जूट और कपास है वो रेशे वाली फसल है। तो पहले हम रबड़ के उत्पादक राज्य जान लें। अब हम जान रहे हैं रबड़ के उत्पादक राज्य, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मेघालय, उसके बाद है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर भी रबड़ उगाया जाता है। तो अब आप देख लें कि ये जो 5 जगह हैं, ये स्थान है, यहाँ पर रबड़ उगाया जाता है। फिर है कपास, जो कि एक रेशेदार फसल है। कपास के उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? वैसे तो जो मुख्यतः ये गुजरात और महाराष्ट्र में होती है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी थोड़ी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, गुजरात में सौराष्ट्र में ये होती है। फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी कपास उगाई जाती है। तो इसकी जो मुख्यतः, अगर आपको प्रश्न आता है कि जूट जो सूती कपड़ा मिले हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र में क्यों? क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी होती है और कपास भी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर ये फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं। तो इस तरह से ये सारे कपास के उत्पादक राज्य हैं। उसके बाद अब सबसे आखिरी में हम समझ रहे हैं जूट के उत्पादक राज्य। देखिए, जूट जो है वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है और लगभग 90% यहीं से हमें प्राप्ति होती है जूट की। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, असम, मेघालय और ओडिशा में भी जूट का उत्पादन होता है। क्योंकि इसको पानी चाहिए, तो इसलिए तटवर्ती इलाकों में बहुत अच्छे से हो सकती है। तो मैंने एक ही वर्कशीट में ये सारे मैप अलग अलग दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी वीडियोज़ के लिंक एक साथ मिलेंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबाना है दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।